Okay. So today we'll continue it with the protective tissues. ये tissues की रिवीजन क्लास है. अगर किसी की कोई और अर्जेंट क्लास है या कुछ और है तो बेशक लीव कर सकते हो, लेकिन ये एक रिवीजन के लिए कुछ क्लासेस चल रही हैं आपकी, ठीक है ना. प्रोटेक्टिव टिश्यूज, देखो, प्लांट्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है क्योंकि वो एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस में होते हैं. वो इमोबाइल होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते. अगर वो मूव नहीं कर सकते तो उनको इन एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस में वहीं रहना है ना. तो उस एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस में उनको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, एंड दैट्स व्हाई उनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज. एंड दीज प्रोटेक्टिव टिश्यूज इंक्लूड एपिडर्मिस एंड bark. ये जो ट्री की bark होती है, और एपिडर्मिस. एपिडर्मिस का मतलब क्या है? प्लांट के हर पार्ट पर जो आउटर कवरिंग होती है, दैट इज मेड अप ऑफ एपिडर्मिस टिश्यू. प्लांट के हर पार्ट पर आउटर कवरिंग पर जो टिश्यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस टिश्यूज. इनका काम क्या है? इन एपिडर्मिस टिश्यूज का काम है प्लांट के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम environmental conditions, pathogens, disease causing microorganisms, mechanical injuries, loss of water, etc. तो जो भी प्लांट्स के एरियल पार्ट्स होते हैं, एरियल पार्ट्स का मतलब क्या होता है? जो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, जो रूट के, जो अर्थ में दबे हुए वो नहीं, सॉइल में दबे हुए वो नहीं, जो एरियल पार्ट्स हैं. इनफैक्ट रूट में जो आई मीन सॉइल में जो दबे हुए पार्ट्स होते हैं उनमें भी होता है कुछ ना कुछ कवरिंग, लेकिन प्लांट्स की किसी भी तरह की जो आउटर कवरिंग होती है ऑन एवरी पार्ट ऑफ प्लांट, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस टिश्यूज. एंड दीज एपिडर्मिस टिश्यूज का रोल क्या है? टू प्रोटेक्ट द प्लांट पार्ट फ्रॉम एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस. प्लांट के पार्ट्स को एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करना. अब सबसे पहले बात करते हैं लीफ की. लीफ में जो एपिडर्मिस होती है, जो एपिडर्मल टिश्यूज की लेयर होती है, वो क्या करते हैं? लीव्स के ऊपर ना एक वैक्सी सी लेयर सिक्रीट कर देते हैं. उस वैक्सी सी लेयर को क्या बोलते हैं? क्यूटिकल. वैक्स जैसी स्टिकी सी एक लेयर सिक्रीट कर देते हैं, दैट इज वाटर रेजिस्टेंट लेयर. वो लेयर कैसी है? वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब उस पर वाटर टिकता नहीं है, फिसल जाता है ना. वाटर रेजिस्टेंट वैक्स ऑयली सी लेयर होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल. और ये लेयर क्या करती है? एक तो प्लांट्स में से ज्यादा, लीव्स में से ज्यादा लॉस, एक्स्ट्रा लॉस भी नहीं होने देती. थोड़ा बहुत तो लॉस ऑफ वाटर होता है, होना भी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती है. प्लांट्स के पार्ट्स को मैकेनिकल इंजरी, कोई एनिमल, कोई इंसेक्ट ना खाए, उससे प्रोटेक्ट करने का काम करती है. पैरासिटिक फंगी अटैक ना करे, उससे बचाने का काम करती है, ठीक है ना. इसके जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं और उनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता. जो आउटर वॉल्स होती हैं एपिडर्मल सेल्स की, वो थिक होती हैं और उनमें भी कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता. अब रूट्स. रूट्स पहले तो लीव्स को ही कंप्लीट कर लेते हैं. लीव्स में ये जो मैं एपिडर्मल बता रही हूँ, सबसे ऊपर एपिडर्मल का भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एपिडर्मल के भी अलग अलग लेयर्स होती हैं. ये देखो, समझ में आया है अब तक मैंने क्या बताया है? एपिडर्मिस का मतलब क्या है? पहली बात तो एपिडर्मिस क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू है जिसका काम क्या है? प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है. अब एपिडर्मिस टिश्यूज जो लीव्स में होती है उनमें अलग अलग लेयर होती है. सबसे अपर मोस्ट लेयर जो होती है, वहां पर क्या होता है? वैक्सी क्यूटिकल होता है, ठीक है. फिर उससे जो लोअर लेयर होती है, यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं. लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं. दीज पोर्स आर एक्चुअली सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. एक्चुअल में पोर्स तो कुछ ही नहीं होते, सिर्फ गार्ड सेल्स होते हैं और उनसे पोर्स बन जाते हैं ऐसे. ये देखो,
जब गार्ड सेल्स ऐसे ओपन होते हैं तो ये ऐसे होल्स बन जाते हैं, इन होल्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. these pores, these holes are called as stomata and these stomata are surrounded by guard cells. ये स्टोमेटा किससे सराउंडेड होते हैं? गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं. ये एपिडर्मिस में ही है, लीव्स की ही एपिडर्मिस की वैक्सी, जो सबसे ऊपर तो वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है, उससे नीचे वाली लेयर में छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उन पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. एंड दीज स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. अब क्वेश्चन आता है, ये स्टोमेटा करते क्या है? यहां तक समझ में आया सबको? यस और नो? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मैम अब ये करते क्या है? स्टोमेटा का रोल क्या होता है? पहला तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस. स्टोमेटा का पहला रोल क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. मतलब प्लांट को अगर मान लो ऑक्सीजन चाहिए तो वो ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू ही अंदर जाएगी, या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी इस स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाएगी, या एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल रही है, या एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो रिमूव हो रही है, तो वो सारा रिमूवल या गेन ऑफ गैसेस है, चाहे वो ऑक्सीजन है चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा. वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? स्टोमेटा के थ्रू पॉसिबल हो पाता है. ठीक है, तो दिस स्टोमेटा का फर्स्ट रोल क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. स्टोमेटा का फर्स्ट रोल क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. की ऑक्सीजन अंदर जानी है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जानी है, या ऑक्सीजन बाहर जानी है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जानी है, वो सारा. दूसरा, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर. प्लांट्स में जब एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है, वो एक्स्ट्रा वाटर इवापोरेट होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन मतलब इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू स्टोमेटा. लीव्स में से वाटर का इवापोरेट होना थ्रू स्टोमेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन. और ये ट्रांसपीरेशन को कंट्रोल कौन करता है? ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा के थ्रू ही होती है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन मतलब वाटर का लीव्स में से इवापोरेट होना थ्रू स्टोमेटा. तो ये ट्रांसपीरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये दोनों कौन करता है? कौन करता है क्लास? स्टोमेटा. कौन करता है? स्टोमेटा. एंड the opening and closing of stomata, the opening and closing of stomata. स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है? इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स. उसको कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल्स कंट्रोल करने का काम करते हैं. द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? ये देखो. अच्छा, अब आ जाते हैं रूट्स पे. रूट्स में जो एपिडर्मिस होता है ना, ये रूट है, रूट के ऊपर भी एक टिश्यूज होते हैं छोटे छोटे, उनमें ना ऐसे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. रूट्स में जो एपिडर्मिस होता है उसमें ऐसे फाइन हेयर, ये रूट्स का एपिडर्मिस है, और इसमें क्या है? फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं रूट हेयर. ये रूट्स को वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. ये क्या करते हैं? सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. ठीक है ना?
So this tissue is present as outer covering of all the parts of the plants. On the aerial parts, जैसे कि जो एयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, एपिडर्मल सेल्स जो है वो एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर सिक्रीट करते हैं जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, and thus protects the plants from loss of water, mechanical injury and invasion by parasitic fungi. ये सेल्स फ्लैट होते हैं, इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते. जो एपिडर्मल सेल्स की आउटर वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं विद नो इंटरसेलुलर स्पेस. Epidermal cells of roots have long hair-like structure which facilitates the absorption of water. And in the epidermal cells of leaf have small pores called stomata. जो E point है वो roots के लिए है और F point जो है वो leaves के लिए है. ठीक है ना? इट्स फाइन सोफिया, मुझे ध्यान है आपके ब्रदर का नेम तो इसलिए मैंने ज्वाइन कर दिया आपको. ओके. स्टोमेटा क्या होते हैं? द पोर्स प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस टिश्यू ऑफ अ लीफ. लीफ की जो एपिडर्मिस टिश्यू पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. एंड स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स जिनको बोलते हैं गार्ड सेल्स. स्टोमेटा आर यूजफुल फॉर क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपीरेशन. ठीक है ना? नाउ ये रोल ऑफ स्टोमेटा आएगा यहाँ पर. दिस इज रोल ऑफ स्टोमेटा. प्लांट्स में स्टोमेटा का पहला रोल क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. की प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं या ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं थ्रू स्टोमेटा. किसके थ्रू करते हैं? थ्रू स्टोमेटा करते हैं. ठीक है. इट प्रिवेंट्स द प्लांट्स फ्रॉम ओवरहीटिंग. अब उससे वाटर इवापोरेट होने से कूलिंग होती है. आपको पता है इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. इवापोरेशन से कूलिंग होती है. तो जब लीव्स में से वाटर इवापोरेट होता है तो प्लांट ठंडा रहता है ना. लीव्स सनलाइट एब्जॉर्ब करती हैं तभी तो फोटोसिंथेसिस हो पाती है. लेकिन उससे ज्यादा रेडिएशन हीट एनर्जी डेवलप हो जाती है. लेकिन ट्रांसपिरेशन की वजह से लीव्स थोड़ी कूल भी रहती है और ट्रांसपिरेशन की हेल्प से वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होने में भी हेल्प होती है. ट्रांसपिरेशन की हेल्प से वाटर एंड मिनरल्स प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इजीली ट्रांसपोर्ट भी हो जाते हैं. देन वी हैव कॉर्क. इसके बाद आता है कॉर्क. कॉर्क जैसे जैसे जो प्लांट्स हैं वो ओल्डर होते जाते हैं, पुराने प्लांट्स होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, ट्रीज बनते जाते हैं, तो क्या होता है? उनकी जो एपिडर्मिस टिश्यूज है ना, उन एपिडर्मिस टिश्यूज रिप्लेस हो जाते हैं बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. लेकिन वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नॉर्मल मेरिस्टेमेटिक नहीं होते. वो कैसे होते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, यानी थोड़े डेड सेल्स के बने होते हैं. दीज आर डेड सेल्स विद नो स्पेशल फंक्शन बट टू प्रोवाइड रिजिडिटी. जिनका काम सिर्फ प्लांट्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करना है, ब्रांचेस को थिक बनाना है. उनको बोलते हैं कॉर्क या बार्क. आपने देखा हुआ है ट्री की जो बार्क है वो कितनी वुडी सी हार्ड होती है, हार्ड सी वुडी सी होती है. वो क्या है? एक्चुअली कॉर्क या बार्क ऑफ द ट्री. ये आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं ओल्ड स्टेम्स और ओल्ड प्लांट्स में. कॉर्क कैसे बनता है? बाय कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट. हु इज दिस? कॉर्क कैसे बनता है? सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम से बनता है जिसको कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं. मतलब ये डेड सेल्स मल्टीपल लेयर्स बना लेते हैं. डेड सेल्स की एक लेयर बनी, उसके ऊपर दूसरी लेयर बन गई, उसके ऊपर तीसरी लेयर बन गई, उसके ऊपर चौथी लेयर बन गई और इन लेयर्स के बीच में एक केमिकल डिपॉजिट हो जाता है जिस केमिकल को क्या बोलते हैं? स्यूबेरिन. दैट केमिकल इज कॉल्ड एज स्यूबेरिन, जिसकी वजह से ना अब उसमें एयर जा पाती है ना ही उसमें वाटर जा पाता है. वो इम्पर्मिएबल हो जाता है टू एयर एंड वाटर. एयर और वाटर का कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं रह पाता उसमें, जिसकी वजह से वो इतनी ड्राई लेयर बन जाती है. होता है ना कितना ड्राई होता है. ठीक है. वो इतनी ड्राई सी लेयर क्यों होती है?
बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, जिसकी वजह से उसमें एयर या वाटर कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। ठीक है क्लास, समझ में आया? यहाँ तक मैं अभी किसी से भी पूछ लूंगी बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? देन वी हैव कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? जो एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल्स, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बनते हैं, उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। हमने अब तक पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में एक ही टाइप के सेल्स होते हैं। In simple permanent tissues there are same type of cells, whereas in complex permanent tissues there are different types of cells जो एक साथ coordinate करते हैं to perform a common function। एक function को carry out करने के लिए वो आपस में coordinate करते हैं ताकि कोई भी function को effectively carry out किया जा सके। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को वास्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाटर और फूड की कंडक्शन में हेल्प करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स वास्कुलर टिश्यूज। वास्कुलर टिश्यूज दो टाइप के हैं, जाइलम टिश्यूज एंड फ्लोएम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज का मेन फंक्शन क्या होता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। प्लांट्स में वाटर कहाँ पर आता है? रूट्स में आता है। सॉइल, सॉइल से कहाँ पर आता है? रूट्स में। रूट्स से लेकर प्लांट के एक एक पार्ट तक। ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी? याशिका, आर यू लिसनिंग टू मी? हर्षिता, अगर नहीं सुनना मैं नहीं कराऊंगी फिर टॉपिक। समझ में आ रहा है मैं क्या करा रही हूँ? यस मैम, यस मैम। प्लीज बी एक्टिव, दिस इज एन एक्स्ट्रा क्लास। मुझे भी कोई शौक नहीं है जबरदस्ती मैं आप लोगों को कराऊं। अगर सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है, मैं एंड कर देती हूँ क्लास। तो सॉइल से लेकर फिर रूट्स, रूट्स से लेकर प्लांट के एक एक पार्ट तक वाटर का कंडक्शन कौन करता है? जाइलम टिश्यूज करते हैं। जाइलम टिश्यूज बने होते हैं ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा के। ठीक है ना? जाइलम टिश्यूज किस किस के बने होते हैं? इनके चार कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा को जाइलम फाइबर्स भी कहते हैं। इसमें से देखो, ट्रैकीड्स भी डेड कंपोनेंट से मिलकर बना है, वेसल्स भी डेड कंपोनेंट से मिलकर बना है, फाइबर्स भी डेड कंपोनेंट से मिलकर बना है। सिर्फ एक जाइलम पैरेन्काइमा है जो लिविंग कंपोनेंट से मिलकर बना है, लिविंग सेल से मिलकर बना है। बाकी ट्रैकीड, वेसल्स और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा तीनों ही डेड कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, यानी डेड सेल्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है ना? द सेल्स ऑफ जाइलम टिश्यूज हैव थिक वॉल्स। जाइलम टिश्यूज की जो वॉल्स होती हैं वो काफी थिक होती हैं और डेड सेल से मिलकर बनती हैं। जो ट्रैकीज और वेसल्स हैं, देखो वेसल्स तो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे स्ट्रॉ होता है ना, पाइप, एक के ऊपर एक ऐसे कनेक्टेड होते हैं। तो बस उनका काम है नीचे से ऊपर पानी पहुंचाना। ठीक है ना? वेसल्स बिल्कुल ओपन एंडेड स्ट्रॉ की तरह होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक कनेक्टेड होते हैं, जिसमें स्ट्रॉ की तरह पानी ऊपर 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 चढ़ता है, डेड सेल से मिलकर बनते हैं। ट्रैकीड्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ट्रैकीड्स के एंड्स ऐसे क्लोज्ड होते हैं। फिर ये पानी कैसे पहुंचाते हैं? इनमें छोटे छोटे पिट्स होते हैं, होल्स होते हैं, उन होल्स को बोलते हैं पिट्स। पिट्स के थ्रू ये अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन यानी रूट से लेकर लीव तक वाटर कंडक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है? So the cells of xylem tissues have thick walls and many of them are dead cells. Tracheids and vessels tubular structures होते हैं। ट्रैकीड्स और वेसल्स का ही मेन काम है नीचे से अपर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोर करता है और साइडवेज कंडक्शन, जो ब्रांचेस साइड्स में होती हैं ऐसे, है ना, नीचे से ऊपर तो किसने पहुंचा दिया? ट्रैकीड्स और वेसल्स ने। साइडवेज कंडक्शन कौन करता है? जाइलम पैरेन्काइमा। और फाइबर का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ
सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट्स को, ठीक है ना। जाइलम फाइबर्स का काम क्या होता है, प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना। देन वी हैव फ्लोएम टिश्यूज। फ्लोएम टिश्यूज थिन एलिमेंट्स के बने होते हैं, ये उतने थिक नहीं होते जितने की जाइलम टिश्यूज होते हैं। फ्लोएम टिश्यूज का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम लीफ टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। फूड को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम, फूड कहाँ बनता है, लीव्स में, लीव्स से लेकर बाकी के सारे पार्ट्स तक फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है क्लास, फ्लोएम टिश्यूज, ठीक है। फ्लोएम टिश्यूज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब्स, फ्लोएम टिश्यूज के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। इसमें उल्टा होता है, सीव ट्यूब्स भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, मतलब सीव ट्यूब्स भी लिविंग सेल्स से मिलकर बने हैं, कंपेनियन सेल्स भी लिविंग सेल से मिलकर बने हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग सेल से मिलकर बने हैं। सिर्फ एक फ्लोएम फाइबर्स ऐसे हैं जो डेड कंपोनेंट से मिलकर बने हैं, ठीक है। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग सेल से मिलकर बने हैं। फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड कंपोनेंट से मिलकर बना है। इस तरीके से ये देखो, मैंने बताया था ना, ये है वेसल्स, ये है ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स के एंड्स ओपन, ट्रैकीड्स के एंड्स क्लोज होते हैं, वेसल्स के एंड्स ओपन होते हैं, और इनमें छोटे छोटे पिट्स होते हैं जिनको बोलते हैं, होल्स होते हैं जिनको बोलते हैं पिट्स, और ये है जाइलम फाइबर। फ्लोएम में ये देखो सीव ट्यूब्स है, ये सीव ट्यूब्स, इसमें ऐसे सीव प्लेट्स लगी होती हैं, और ये साथ में ही जो जुड़े हुए हैं ये हैं कंपेनियन सेल्स, एंड दीज आर फ्लोएम फाइबर्स। समझ में आ गया क्लास, समझ में आ रहा है, यस और नो? Yes, ma'am. नाउ जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस होते हैं, जाइलम में मेनली डेड कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, वो लिविंग होता है। फ्लोएम में मेनली लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। जाइलम की थिक सेल वॉल्स होती हैं, फ्लोएम की थिन सेल वॉल्स होती हैं। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम रूट टू ऑल द पार्ट्स, फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम लीव्स टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जाइलम वाटर कंडक्ट करते हैं ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, फ्लोएम फूड कंडक्ट करते हैं, अब वो सिर्फ अपवर्ड नहीं होगा क्योंकि लीफ तो कहीं भी हो सकती है, तो उससे नीचे भी पहुंचाना है और ऊपर भी, तो बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। Then we have difference between meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissues क्या होते हैं, which have ability to divide repeatedly, जो repeatedly divide करते रहते हैं। permanent tissues क्या होते हैं, जो repeatedly divide नहीं होते। meristematic tissues living होते हैं, undifferentiated होते हैं। permanent tissues differentiated होते हैं, वो living भी हो सकते हैं और dead भी हो सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल वॉल थिन होती है, परमानेंट टिश्यूज की सेल वॉल थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, परमानेंट टिश्यूज में सेल्स लूजली पैक्ड भी हो सकते हैं और टाइटली पैक्ड भी हो सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वैक्यूल्स नहीं होते, परमानेंट टिश्यूज में मैच्योर सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्लांट टिश्यूज। अब हम स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यूज। आपको पता है एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत सारे सेल्स से मिलकर क्या बनता है, टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना, और ऑर्गन सिस्टम से मिलाकर बनता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो एनिमल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड दैट्स व्हाई एनिमल्स के जो टिश्यूज होते हैं वो भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनका काम एनर्जी प्रोवाइड करना या इस तरीके से होता है। पहले हैं एपिथेलियल टिश्यूज।
epithelial tissues are somehow like epithelial tissues जो होते हैं बेटा, वो जैसे हमने प्लांट्स में एपिडर्मिस टिश्यूज पढ़े थे, जैसे प्लांट्स में एपिडर्मिस टिश्यूज थे, ऐसे ही एनिमल्स में क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है ना, प्लांट्स में एपिडर्मिस और एनिमल्स में क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, यानी ये एक तरह से कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं। ये प्लांट्स के पार्ट को अंदर से और बाहर से, अंदर वाली लेयर से भी, बाहर वाली लेयर्स भी फॉर्म करते हैं, प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। ठीक है, they protect the underlying cells from adverse environmental conditions से, ड्राइनेस से, इंजरी से, केमिकल से, पैथोजन से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं प्लांट्स के पार्ट्स को। और ये क्या करते हैं, एक इफेक्टिव बैरियर फॉर्म करते हैं। ऑल ऑफ यू लिसनिंग टू मी केयरफुली, बताओ चलो मुझे एपिथेलियम टिश्यूज के फंक्शंस बताओ वन बाय वन। हु विल टेल मी? सौरभ, what are the functions of, Saurabh is not there, Harshita, what are the functions of epithelial tissues? It prevents our skin from dryness and environmental conditions. Not our skin from dryness, skin is itself an epithelial tissue. It protects the underlying parts from dryness. underlying parts मतलब जैसे स्किन के नीचे जो पार्ट्स होंगे उनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ड्राइनेस, फ्रॉम केमिकल्स, फ्रॉम पैथोजेंस, फ्रॉम पैरासिटिक फंजाई अटैक एक्सेट्रा। ठीक है ना, और ये एक बैरियर की तरह वर्क करता है ना, इनर पार्ट्स और आउटर पार्ट्स के बीच में एक बैरियर की तरह वर्क करता है। जैसे हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो हम एक ड्राइंग की एक बाउंड्री बनाते हैं, तो ऐसे ही हमारे हर ऑर्गन की इनर और आउटर बाउंड्री या कवरिंग कौन बनाने का काम करता है, एपिथेलियम टिश्यूज, और एक बैरियर बनाते हैं, सेपरेट करते हैं सारे बॉडी सिस्टम्स को। और परमिएबल होते हैं, परमिएबल मतलब इनके थ्रू सब्सटेंसेस एक्सचेंज होते रहते हैं। मान लो ये एक ऑर्गन है, इस ऑर्गन की आउटर कवरिंग यहाँ पर ये है एपिथेलियल टिश्यू, तो अब कोई भी फूड या कोई भी सब्सटेंस अंदर जाना है तो परमिएबल है, ये इसके थ्रू जा पाएगा, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है बिटवीन एनवायरमेंट एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना। एंड एलिमेंट्री केनाल में जो एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ये सब्सटेंसेस की एब्जॉर्प्शन में, आपको पता है एलिमेंट्री केनाल में, एलिमेंट्री केनाल मतलब हमारे माउथ से लेकर एनस तक, जहां पर हमारा पूरा डाइजेशन होता है, न्यूट्रिशन होता है, वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, फूड डाइजेस्ट होने के बाद ना ब्लड में मिक्स होता है, तभी ब्लड के थ्रू एक एक ऑर्गन तक पहुंचेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं उनमें भी एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वो एपिथेलियम टिश्यूज हेल्प करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर ब्लड में इजीली मिक्स हो जाए, उसके लिए चाहे फूड हो, वाटर हो, न्यूट्रिएंट्स हो, कुछ भी, उसकी एब्जॉर्प्शन को भी हेल्प करते हैं कौन, एपिथेलियल टिश्यूज। एंड कुछ सब्सटेंस जगहों पे जैसे कि नोज में, स्किन पर, ठीक है ना, माउथ में, कई जगहों पर एंजाइम सिक्रीट करने, सिक्रीशन का काम करते हैं। क्या करते हैं? सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब कुछ ना कुछ सिंथेसाइज, सिक्रीट करते हैं। जैसे नोज में म्यूकस सिक्रीट करते हैं, स्किन पे स्वेट सिक्रीट करते हैं, माउथ में सलाइवा सिक्रीट करते हैं, ग्लैंड्स में एंजाइम सिक्रीट करते हैं या हार्मोन सिक्रीट करते हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम, तो कुछ ना कुछ सिक्रीट करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है ना।
फर्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज हमारे पास क्या है? स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज। स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज रिलेटिवली फ्लैट सेल से मिलकर बनते हैं, इनकी कोई थिकनेस नहीं होती, बिल्कुल फ्लैट सेल्स हैं ऐसे। इनके मार्जिन मतलब बाउंड्री स्मूथ भी हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकती है। ये ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स की अंदर अंदर वाली लाइनिंग्स में, हार्ट की अंदर वाली लाइनिंग्स, एल्वियोलाई की अंदर वाली लाइनिंग्स, प्लूरल कैविटी में, किडनी में, माउथ में, ईसोफेगस में, इन सब की जो अंदर, आप अपना माउथ खोलो, आपको रेड 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 पोर्शन दिखता है? हमारी पूरी बॉडी में ऐसे इनर कवरिंग है, वो जो इनर कवरिंग है वो स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू है। जैसे ब्लड वेसल्स की अंदर वाली लाइनिंग, हार्ट की अंदर वाली लाइनिंग, एल्वियोलाई की अंदर वाली लाइनिंग, वो सब किसकी बनी है? स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज की बनी है। ठीक है ना? देन इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। इसका प्राइम फंक्शन, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज का प्राइम फंक्शन क्या, मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट करना अंडरलाइंग पार्ट्स को, इसके नीचे जो पार्ट्स प्रेजेंट है, मान लो ब्लड वेसल्स में है तो ब्लड वेसल्स को, हार्ट के है तो हार्ट को, एल्वियोलाई को, किडनी को, माउथ को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम इंजरीज, हार्मफुल केमिकल्स, ड्राइनेस, पैथोजेंस यानी जर्म्स वगैरह की एंट्री से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है? क्या होते हैं? याशिका एक बार स्क्वामस एपिथेलियम के सारे पॉइंट्स बोलो बेटा। याशिका, repeat the points of squamous epithelium once. It is made up of flap thin of cells. बोलते जाओ, अभी तो स्क्रीन पर आपके सामने ही है बेटा। This is margin of cells may be smoother and irregular. It forms delicate inner lining of blood vessels, heart, alveoli, humeral cavity, kidney, mouth, esophagus, etc. It acts as protective lining and protect the underlying parts from the mechanical injury, harmful chemicals, dryness, and entry of pathogens. तो ये क्या करते हैं? प्रोटेक्टिव लाइनिंग की तरह वर्क करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अंडरलाइंग पार्ट्स को मैकेनिकल इंजरी से, हार्मफुल केमिकल से, ड्राइनेस से और पैथोजेंस की एंट्री से। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये जरूर याद रखना। फिर आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब लाइक सेल्स के बने होते हैं, कुछ जगहों पर वो पॉलीगनल भी दिखते हैं। एपिथेलियम टिश्यूज की तरह क्यूबॉइड, बाकी एपिथेलियम टिश्यूज की तरह ये भी मैकेनिकल टिश्यूज हैं, सपोर्ट तो प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा ये मेनली क्या करते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज वेरियस सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करने में, जैसे मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन का एग्जांपल दिया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में से निकलकर डाइजेस्टेड फूड ब्लड में जाएगा, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एक्सक्रीशन मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस का रिमूवल, सिक्रीशन मतलब नए सब्सटेंसेस का प्रोड्यूस करना। तो एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और सिक्रीशन करने का काम करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज। कुछ प्लेसेस में जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स में या ओवरियन फॉलिकल, ओवरी में ओवरियन फॉलिकल होता है, किडनी ट्यूब्यूल्स में, सलाइवरी ग्लैंड्स में ये प्रेजेंट होते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ कहाँ होते हैं? स्वेट ग्लैंड्स में, जो ओवरियन फॉलिकल्स डेवलप होते हैं उनमें, किडनी ट्यूब्यूल्स में और सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। यस, जसरूप, read the points of cuboidal epithelium once. Yes, ma'am. Cuboidal epithelium consists of tube-like cells which appear polygonal in shape or in section. Like other epithelial tissues, it is also mechanical tissue and provides support to the organs. It also helps in the absorption, excretion, and secretion. At few places, such as sweat glands and developing ovarian Follicles, follicles, kidney tubules, and salivary glands, etc. यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तीसरे आते हैं कोलमनार एपिथेलियम। देखो, स्क्वामस एपिथेलियम बिल्कुल फ्लैट थे, इरेगुलर थे। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब लाइक शेप में होते हैं,
कोलमनार एपिथेलियम पिलर लाइक होते हैं, मतलब लंबे लंबे होते हैं, जिनकी विड्थ कम है और हाइट क्या है, ज्यादा। इनका स्क्वामस का प्राइम फंक्शन क्या था, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, केमिकल पैथोजन, ड्राइनेस। क्यूबॉइडल का मेन फंक्शन क्या था, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, सिक्रीशन। कोलमनार एपिथेलियम भी क्या करते हैं, कुछ जगहों पर एब्जॉर्प्शन और मूवमेंट, ये सब्सटेंसेस की मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, सब्सटेंसेस इनके थ्रू इजीली मूव हो पाए। जैसे एलिमेंट्री कैनाल में फूड नीचे नीचे जा रहा है, फूड की मूवमेंट को कंट्रोल करना। एब्जॉर्प्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड एब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड में, वहां पर कोलमनारी होते हैं, जो मैं आपको बता रही थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं, उसकी वॉल्स में ये कोलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। वहां पर जो कोलमनार होते हैं, एपिथेलियम होते हैं ना, इसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ऐसी शेप होती है, ताकि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करा जा सके, ताकि एक ही टाइम पे देखो कितना सारा डाइजेस्टेड फूड, ये सारा फूड येलो वाला जो मैं बना रही हूँ, ये ब्लड में मिक्स हो जाए, यहाँ से निकले ब्लड में मिक्स हो जाए। तो इन छोटे छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई क्या करते हैं, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर absorption of food. So the columnar epithelium consists of pillar-like cell. Pillar-like cell मतलब इनकी width कम होती है, tall height ज्यादा होती है, taller than their breadth. The epithelium may have prominent striated borders होते हैं इनके, and इनमें microvilli होते हैं which increase the surface area. इन्हीं finger-like projections को ही बोलते हैं microvilli. They facilitates the movement of substances across it. इसकी help से substances easily move कर पाते हैं। ये एब्जॉर्प्टिव टिश्यूज, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, स्टमक में, लार्ज इंटेस्टाइन में। गॉबलेट सेल्स में जो कोलमनार एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वो म्यूकस सिक्रीट करने का काम करते हैं एंड मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, वो तो हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। सोफिया, कोलमनार एपिथेलियम के पॉइंट्स रीड करो बेटा। Columnar epithelium consists of pillar-like cells which are taller than their breadth. Second, the epithelium may have a prominent striated border containing microvilli at the free end of the cells. The microvilli increase the surface area. Third, the columnar cells facilitates the movement of substances across it. Fourth, it acts as absorptive tissue and helps in the absorption of substances in the stomach and the large intestine. Fifth, the columnar goblet cells present in म्यूकोजल लाइनिंग, म्यूकोजल lining secrete mucus. Sixth, the columnar cells facilitates the movement of substances across it. सबको क्लियर है यहाँ तक? Then we have stratified squamous epithelium. स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हमारी स्किन ही है, आप कह लो हमारी स्किन है या स्किन में है, एक ही बात है। इसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं। इसमें सबसे ऊपर जो लेयर है वो स्क्वामस एपिथेलियम की है, उससे वाली नीचे वाली लेयर है क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, और उससे नीचे वाली लेयर है कोलमनार एपिथेलियम की। स्किन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, जिसमें सबसे ऊपर स्क्वामस एपिथेलियम है, उससे नीचे क्यूबॉइडल एंड उससे नीचे कोलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट है। इसमें जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, वो बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, वाटरप्रूफ, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं टू मैकेनिकल इंजरीज, एंड ये जो फ्लैटेंड सेल्स होते हैं सुपरफिशियल लेयर में, जैसे स्किन में होते हैं, उनमें प्रोटीन भी होता है, कैराटिन प्रोटीन होता है, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? बेटा इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अब, ठीक है? आज यहीं तक ही करते हैं, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कल शाम वाली क्लास एज इट इज है, उसमें मैंने आपको बताया आपको इस मैटर अराउंड द स्पेयर के डाउट्स लेने हैं, है ना? असाइनमेंट 1 और 2 दे रखा है मैंने आपको, याद है ना सबको? ठीक है, आई Yes, एंड दिस ma'am. सेशन फॉर टुडे।